क्या इन जनजातीय लोगों को दो रास्ते थे, या तो उनको मुख्य धारा में जोड़ लें और दूसरे ये क्या उनको वैसे ही छोड़ दें। जवाहरलाल नेहरू साहब में दो प्रश्न था। अगर उनको मुख्य धारा में जोड़ लेते तो उनका जो अपना सांस्कृतिक पहचान थी वो खत्म हो जाती, और हो सकता है एक मुख्य धारा उसको अपनाता न हो या उनके साथ विभेद करता। ठीक, पहले तो ये समस्या थी। दूसरी ये थी कि उनको वैसे ही छोड़ देते। अगर उनको वैसे ही छोड़ देते तो और पिछड़ जाते और मुख्य धारा से अलग जो है अपने आप को, अपनी अस्मिता अलग समझते। ठीक, ये दो समस्या जवाहरलाल नेहरू की समय थी। जवाहरलाल नेहरू ने इस समस्या से निपटने के लिए जनजातियों के लिए पंचशील सिद्धांत बनाया, 5 सिद्धांत बनाया। जैसे चीन के साथ बनाया था ना तिब्बत वाले क्षेत्र में पंचशील, वैसे जनजातीय नीति के लिए पंचशील सिद्धांत बनाया। पंचशील सिद्धांत क्या बनाया? कहा कि इन्होंने 5 सिद्धांतों पर हम काम करेंगे। पहला तो इनको जो है कि मतलब आधुनिक शिक्षा से जोड़ करके और सरकारी नौकरियों में और सरकारी सेवाओं में और सरकार में इनकी भागीदारी तय करेंगे। ठीक, और वो उसका आधार बना संविधान। संविधान में अनुच्छेद 15 और 16 में समानता का जो अधिकार है उसमें खंड जोड़ा गया 4, 3 और 4, और उसके तहत युक्त निर्बंधन करके इनको जो है ये विशेषाधिकार दिया गया कि ये चूंकि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए इनको 7.5% आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक, और ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना गया क्योंकि ये समान तभी होंगे, इनको समान करने के लिए दिया गया कि भाई ये मुख्य धारा में जुड़ जाएं। ठीक, इसके अलावा सरकारी नौकरियों के अलावा संसद के जो सदन है, लोकसभा, राज्यसभा और जो विधान परिषद और विधानसभाएं हैं, उनमें जो है इनके सदस्यों को आरक्षित सीटें दी गई। यानी उस सीट पे सिर्फ यही खड़ा होंगे और वोट चुनेंगे सब लोग, लेकिन खड़ा कौन होगा? इन्हीं के लोग होंगे, क्योंकि तत्कालीन सरकार का और संविधान सभा के लोगों का मानना था कि जब इनको मुख्य धारा में हम जोड़ेंगे तब ये मुख्य धारा का भाग बन पाएंगे। ठीक, तो पहला तो सिद्धांत यह था कि इनको शिक्षा दी जाए और सरकारी नौकरियों में समान अवसर दिया जाए, और इसके अलावा इनको जो है कि प्रशासन और सरकार में हिस्सेदारी दी जाए। इसके तहत पहला सिद्धांत उनका यह था। दूसरा ये था कि इनका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में इस बात का प्रयास किया जाए कि ऐसे लोगों को भेजा जाए जो इन्हीं के बीच का हो। क्योंकि उन्होंने करियर बताया, क्योंकि जो बाहर से जाने वाले लोग हैं उनके अंदर एक दम होगा सर्वश्रेष्ठ होने का। उस दम में जो है वो इनको नीचा समझेंगे और हो सकता है इनके साथ कार्य करें, भेदभाव करें। तो जवाहरलाल नेहरू का जो पंचशील सिद्धांत था उसमें दूसरा ये था कि इन्हीं के बीच के लोगों को इनके ऊपर प्रशासन करने के लिए भेजा जाए। ठीक, यही नहीं, उन्होंने पंचशील सिद्धांत में यही बात कही, अगर इनकी अस्मिता के लिए जरूरी है कि इनके क्षेत्र को अलग आइडेंटिटी दी जाए तो दी जा सकती है, लेकिन उसको 2000 तक लागू नहीं किया गया। सन 2000 में लागू किया गया। नवंबर सन 2000 में 3 राज्य बने जनजातीय आधार पे। ठीक, झारखंड, बिहार कट करके झारखंड, मध्य प्रदेश से करके छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से करके उत्तराखंड, ये तीनों राज्य बनने का आधार क्या था? जनजातीय। तो पंचशील सिद्धांत में जवाहरलाल नेहरू तीसरी बात यह कही कि अगर जरूरी पड़े तो इनके क्षेत्र को विशेष क्षेत्र का दर्जा दिया जाए, बनाया जाए, और इसके लिए संविधान में भी व्यवस्था की गई। राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि वो राज्यपाल की मदद से किसी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित कर सकता है, उस क्षेत्र की सीमाओं में बदलाव कर सकता है, उस क्षेत्र के नाम में बदलाव कर सकता है। ये राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो जनजातीय क्षेत्र घोषित कर सकता है। ठीक, इनको जो है इनको सामाजिक स्तर पर मजबूती प्रदान करने के लिए और इनको शोषण से बचाने के लिए इनको कुछ विशेषाधिकार दिया गया। अगर इनके गरिमा को कोई ठेस पहुंचाता है तो ये जो है न्यायालय के शरण में जा सकते हैं और इनकी रक्षा करेगा। ये पंचशील सिद्धांत का एक भाग था। अगला पंचशील सिद्धांत में ये कहा गया कि हम ये प्रयास करेंगे कि जो शैक्षणिक संस्थान हो उनमें इनके रहने की व्यवस्था में भी इनको वरीयता दी जाए, पढ़ाने में वरीयता दिया, क्योंकि ये पढ़ेंगे नहीं तो कैसे सरकारी नौकरी में जाएंगे। इसलिए जरूरी क्या था कि पहले इनको शिक्षा में अवसर दिया जाए। जब शिक्षा में अवसर दिया जाएगा तभी ये सरकारी नौकरियों में, सरकारी सेवाओं में और सरकार में भागीदार बन पाएंगे, हो जाएगा। तो ये चौथी जो है कि पॉलिसी उनकी ये है कि शिक्षा में इनको जो है कि समान अवसर देने की बात थी। पांचवी बात ये थी कि इनको जो है इनके सांस्कृतिक पहचान, इनका खान पान, इनका रहन सहन, इसमें कोई छेड़छाड़ न किया जाए। ये जो चाहे पहन सकते हैं, ये पहन सकते हैं,
ये वो, और इनकी भाषा को संरक्षण दे सरकार, तो समाप्त न हो जाए, इनके रीति रिवाजों को सरकार संरक्षण दे, समझ रहे हैं ना। तो ये जो है कि पॉलिसी अपनाई गई मतलब इन क्षेत्रों में, इनमें दो तरह के देखेंगे कि वो होंगे, क्षेत्र होंगे, एक तो पूर्वोत्तर भारत वाले और एक मध्य और पूर्वी भारत वाले। मूल संविधान में अनुच्छेद 5 और 6 नाम सुना है आपने? अनुच्छेद 5 और 6, अनुच्छेद 5 और 6 जो है, सॉरी, अनुसूची 5 और 6 जो है वो सिर्फ अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के लिए है। मतलब अनुसूचियां जो है, अनुसूचित संख्या कितनी है भारत में? 8 है। मूल संविधान में कितनी है? 8 है, बाद में 4 जोड़ी गई हैं। इन मूल जब 8 अनुसूचियां बनी, उसमें 2 अनुसूचियां जनजातीय क्षेत्रों के लिए। सोच लीजिए कि सरकार ने इनके कल्याण के लिए कितना सोचा था। इनमें जो 5वीं है वो कहती है कि सिर्फ 4 क्षेत्र को, MMAT, मिजोरम, मेघालय, आसाम और त्रिपुरा, इनको छोड़ करके, बोला मत करिए बीच में, ठीक, इन 4 क्षेत्रों को छोड़ करके जो भी संपूर्ण भारत के जनजातीय क्षेत्र हैं उनके बारे में अनुसार जो है कि जो प्रावधान दिया गया अनुसूची 5 में दिया गया, और इन चारों के बारे में जो विशेष प्रावधान दिया गया वो कहां दिया गया? ये 6 में दिया गया, क्योंकि ये बहुसंख्यक है, समझ रहे बात को ना। तो इसलिए 2 अनुसूची बनाई गई। अनुच्छेद 46 में, यानी भारत का जो राज्य का नीति तो भाग 4 का 46 जो अनुच्छेद है, राज्य को ये संविधान नीति बनाने का निर्देश देता है। तो कहता है कि भाई आप जो है जनजातियों के लिए विशेष कानून बना सकते हैं, और ये कानून बनाने के लिए आपको कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात करनी है, क्योंकि कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है उसमें अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण। इसमें कुछ लोगों का क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है। तो जनजातियों को अगर फायदा पहुंचाने के लिए अनुच्छेद 46 में कहता है कि अगर कुछ लोगों का नुकसान हो तो भी इनके लिए कानून बनाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 342 जो है, भारत का अनुच्छेद 342 जो है, ये इनके लिए विशेष उपबंध करता है। किस बात का उपबंध करता है? इनके नाम में, इनके क्षेत्र के घोषणा में इनको सुविधाएं देने के लिए ये भारत के संविधान में 342 अनुच्छेद में विशेष जो है कि बात का जिक्र किया गया है। ठीक, ये इस तरह से इनको जो है कि संविधान में जो है कि संरक्षण दिया गया है, और जो है कि शिक्षा में, सरकारी नौकरियों में, सरकारी अवसर में, सरकार में भागीदारी इनसे सुनिश्चित की गई है। ठीक, अब मैं बात करता हूँ पूर्वोत्तर और पूर्वी और मध्य भारत के बीच में क्या प्रॉब्लम क्या है। जनरली अंग्रेजों के आने के समय में सिर्फ इनके साथ जो है, सिर्फ इनके जमीन के ऊपर अधिग्रहण नहीं किया गया, इनको इनका धर्मांतरण करने का प्रयास किया गया। और धर्मांतरण करने के लिए 2 तरीके अपनाया गया, शिक्षा और स्वास्थ्य। इनको मतलब जो मिशनरियां थी, सारी मिशनरी, और शिक्षा देती थी और स्वास्थ्य। आप देखिएगा अभी भी सरकार थोड़ी सी इसमें असफल भी रही है। सरकार अभी भी इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं कर पाई है अपने बल पे। और जो भी व्यवस्था की गई है वो संयुक्त सेवा समूह द्वारा की गई है, मिशनरियों द्वारा की गई है, या कोई समूह द्वारा की गई है। ठीक, इसका लाभ उठा करके इन्होंने इनका धर्मांतरण करने का प्रयास किया। आप ये जो पूर्वोत्तर भारत है, इसमें ये बहुसंख्यक जो है वो किस धर्म को मानने वाले हैं? ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, क्योंकि यहाँ मिशनरियों ने शिक्षा, देखिए यहाँ इन्होंने शिक्षा भी दिया और स्वास्थ्य भी। आज भी है मिशनरी स्कूल में, और वहाँ मिशनरी स्कूल है, मिशनरी जो है कि स्वास्थ्य केंद्र है, समझ रहे हैं ना। अभी भी सरकार की बहुत सारी सुविधाएं वहाँ नहीं पहुंच पाई है, धर्मांतरण का प्रयास किया। तो भैया धर्मांतरण शुरू हुआ तो अन्य धर्म के लोगों ने भी, हालांकि मध्यकाल में भी मुसलमानों ने भारत के ऊपर राज किया, लेकिन उस स्तर पर धर्मांतरण जितना अंग्रेजों के समय में उनका धर्मांतरण हुआ। धर्मांतरण भी एक मुद्दा है, स्वतंत्रता के बाद भी मुद्दा चलता रहा और चल भी रहा अभी भी। ठीक, तो ये इनके साथ रहा कि इनकी आइडेंटिटी को जो है कि डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया गया, मतलब नष्ट करने का प्रयास किया गया धर्मांतरण मानते थे। क्योंकि ये कबीले वाइज किसी एक धर्म को नहीं मानते थे। इनका अपना कुल गुरु है, अपना कुल देवता हो सकता है, कोई पेड़ हो सकता है, कोई पक्षी हो सकता है, कोई पशु हो सकता है, कोई जीव हो सकता है। ये किसी विशेष धर्म को मानने वाले लोग नहीं है। और ये जो है इनको अनुसूचित जनजाति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन जातियों का वर्णन किसमें है? अनुसूचियों में है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? अनुसूचित जनजाति, समझ रहे ना। तो इस तरह से मैंने जो है कि सर 10 मिनट हमने कंक्लूड करने का प्रयास किया जनजातीय नीति पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के विशेष संदर्भ में। सर आपका मार्गदर्शन चाहेंगे। बहुत अच्छा व्याख्यान दिया और मेरी बातों को कहने में आपने सरल कर दिया। ये जो हमारे विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों को
जो 18-19 साल के होंगे, 18 साल के बच्चे होंगे, 19 साल के, इन लोगों को यह बात बहुत जाननी जरूरी है कि जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist democratic republic. वी द पीपुल ऑफ इंडिया का कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है? हु आर द पीपुल्स? यहाँ पीपुल को ऐसे पीपुल्स में बोल रहा हूं, हु आर द पीपुल्स हु कॉन्स्टिट्यूट इंडियन पीपुल? तो कौन से लोग हैं जो भारत के लोग का निर्माण कर रहे हैं? यह सवाल बहुत जानने की जरूरत है। और फिर जिस तरह से भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में जो बातें कही जाती हैं कि इंडिया, दैट इज भारत, shall be constituted of the following states and union territories, ये उसमें निहित है ये बात कि भारत ये निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ये है भारत। अब जब एक 20 वर्ष का बच्चा इस प्रश्न को उठाएगा कि भारत में जो लोग हैं उसमें ये जनजातीय लोग कौन हैं? अभी डॉक्टर सत्यपाल जी ने बताया कि जनजातीय, पूर्वोत्तर प्रांत के जनजातीय और बाकी देश के जनजातीय के लिए अनुसूची 5 और अनुसूची 6 का नाम बताया कि इसमें अनुसूची 5 में जिन लोगों को रखा गया वो जो पूर्वोत्तर भारत के जो जनजातीय हैं, जो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, इन सब इलाके के जो पूर्वोत्तर के जो इसमें राज्य का रूप लिए हुए हैं, इन सभी राज्यों में कौन कौन सी जनजातियां हैं उनके बारे में, और फिर जो अनुसूची 6 है उसमें संपूर्ण भारत के विभिन्न इलाकों में कौन लोग अनुसूची हैं। और इसके संदर्भ में बड़े जो वैज्ञानिकों ने, समाज वैज्ञानिक, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, इन लोगों ने इस पर अध्ययन किया और ट्राइब को, जनजाति को डिफाइन करने का प्रयास किया। किसे जनजाति कहा जाए? जो अंग्रेजी राज्य का लास्ट सेंसस है 1931 का सेंसस, उसमें भी ट्राइब्स को पहचानने का प्रयास किया जाता है, डिफाइन करने का प्रयास किया जाता है। उसके पहले भी जब हमारे यहाँ भारत में अंग्रेज सेंसस प्रारंभ करते हैं 1871, 1881, 1891, और अंग्रेजों ने पूरे भारत के जाति और जनजाति इन सब के बारे में परिगणना किया, इनके बारे में चिंतन किया। जो अंग्रेज तमाम जगहों पर विजिट कर रहे थे वो भारत के जातियों का और जनजातियों के बारे में बड़े ही फील्ड के सर्वे के माध्यम से अध्ययन किया, जिसमें आपको जानने के लिए, हमारे विद्यार्थियों को जानने के लिए बात जरूरी है कि वो जाने कि किन्हें किन्हें जनजाति कहा गया और किन्हें जाति कहा गया। जनजाति उस समुदाय को कहा गया जिसकी बहुत सी परिभाषा में एक परिभाषा ये है कि जनजाति के लोग एक खास इलाके में रहने वाले लोग हैं, जो एक, जिन्हें कहा जाए कि उसमें अगर ये शब्द का प्रयोग किया, उनमें हायरार्की नहीं है। हायरार्की के माने होता है कि अगर हायरार्की का आधार है संपत्ति, हायरार्की माने होता है समाज का सोपानबद्धता, समाज में ऊंच नीच का जो भाव होता है, इसे हायरार्की कहते हैं आर्थिक आधार पर। तो जो भी ट्राइबल समाज है, जनजातीय समाज है, उसमें देखा गया कि वो जनजातीय समाज अपने इलाके में इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे उनका कंजम्पशन हो जाए। उनका प्रोडक्शन इसलिए नहीं है कि कोई प्रोडक्शन का सरप्लस हो और वो सरप्लस का कोई मालिक बने और उसके आधार पर वो प्रॉपर्टी वाला बने और पूरे के पूरे वो जो जनजातीय समुदाय पर एक विशेष प्रकार की स्थिति करके उनका शोषण कर सके। ये एक बहुत बड़ी परिभाषा है। आप जनजातीय समाज में जब विजिट करके उनके पुराने समाज के बारे में परिकल्पना करेंगे तो आप पाएंगे कि जनजातीय समाज वो समुदाय है जिसमें सब लोग एक होमोजीनियस, एक समरस समूह है, समरस, और जिनकी एका, जैसा डॉक्टर सत्यपाल ने बताया कि किसी न किसी एक टोटका, एक टोटम, एक मानक,
एक प्रतीक को अपना कोई न कोई देवी देवता या कोई ऐसा प्रतीक मानते हैं और उसके आधार पर उसके इर्द गिर्द वे लोग एकजुट होते हैं और वह उनकी एकजुटता होती है। अब जैसे अगर आप ट्राइबल इलाके में विजिट करें, जैसे हमने विजिट किया, जैसे मैं ऐसे कह रहा हूं कि मैं मेघालय गया, मैं मणिपुर के इलाके में गया और बाकी इलाकों में मैं असम के बहुत से इलाकों में बहुत दूर तक आपके जो अरुणाचल प्रदेश के वगैरह के क्षेत्र तक विजिट किया और मेरे अंडर में एक पीएचडी भी अभी सबमिट हो रही विदेशी लड़की कजाकिस्तान की है जो नागालैंड के ट्राइबल्स के ऊपर उसने काम किया है कि कैसे नागालैंड की जो जनजातियां हैं उन जनजातियों में किस तरह से अंग्रेजी राज्य के दौर में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। और वो नागालैंड में जैसा कि आपको पता होगा, डॉक्टर सतपाल जी ने भी इशारा किया कि कैसे पूरा नागालैंड में लगभग 90% जो नागालैंड की जनजातियां हैं वो जनजातियां तो हैं अपनी पहचान के साथ, लेकिन सब क्रिश्चियन हो गई। और फिर एक गवेषणा का बिंदु है कि क्रिश्चियन हुई जब भारतवर्ष में अंग्रेजी राज्य था जो एक खास किस्म का क्रिश्चियन राज्य था। वो एक इंग्लैंड के जो क्रिश्चियन धर्म है उससे प्रभावित लोग थे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि इंग्लैंड का जो उनका क्रिश्चियनिटी है वही नागालैंड में प्रचारित हुई हो। पूरे विश्व में क्रिश्चियनिटी धर्म के विभिन्न प्रकार के लोगों ने विश्व में जगह जगह अपने धर्म का प्रचार किया। और ये जो ट्राइबल इलाके हैं उन इलाकों में क्रिश्चियन मिशनरी उनको कहते हैं, उन क्रिश्चियन मिशनरी ने जाकर के उनको अपने धर्म से अनुप्राणित किया, उनको प्रभावित किया। अध्ययन का विषय यह है कि क्रिश्चियन धर्म के प्रचार के बाद वे अपने पुराने धर्म को क्या छोड़ दिए, अपने पुराने धर्म की मान्यता को स्थापित किए हुए हैं, रखे हुए हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी हम आपको अपना रिसर्च का बता रहे हैं कि हमारे अंडर में जो पीएचडी का काम अब सबमिट होने वाला है, उन्होंने बताया कि नहीं, वो लोग अपनी पुरानी जो उनकी पहचान है उन सब पहचान को वो कायम किए हुए हैं और क्रिश्चियनिटी की पहचान भी साइमल्टेनियस है, साथ ही साथ है। और अंग्रेजों के जाने के बाद उन्होंने अपनी क्रिश्चियन पहचान को छोड़ा नहीं है कि एक 100 वर्ष या 150 या 200 वर्ष के अंतर्गत उनके अंदर जो क्रिश्चियनिटी का पहचान आया, क्रिश्चियनिटी के आधार पर जो क्राइस्ट के प्रति सम्मान का, उनके त्योहार को बनाने का भाव आया, लेकिन वो भाव ऐसा नहीं आया कि उनके पूर्व क्रिश्चियन जो उनके अभ्यास हैं धर्म के बारे में या प्रकृति के संदर्भ में, वो लोग प्रकृति से कुछ खास ढंग से ओरिएंट होकर के उसके प्रति चलिए पूजा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो जो उनका भाव था वो सब उनका कंटिन्यू कर रहा है। इसी तरह से आप देखेंगे कि जैसे मेघालय वगैरह में अगर आप जाएंगे, जैसे मैं मेघालय गया तो वहां के जो तमाम जनजाति के लोग हैं वे लोग अपनी जनजातीय जो पहचान है उसको बरकरार रखे हुए हैं। इसी तरह से मणिपुर के लोगों का आप देखेंगे उनकी अपनी जनजातीय पहचान है। मुझे मणिपुर की एक पीएचडी थीसिस जो है जांच करने का, एक वहां के यूनिवर्सिटी की पीएचडी आई हुई थी, तो उसमें मैंने देखा कि उनका ये था कि मणिपुर के समाज पर बाहरी जो समाज है, गैर मणिपुरी समाज है, उस पर किस तरह से असर पड़ा। तो मुझे बहुत जान करके आश्चर्य हुआ है ये कि मणिपुर के खास तौर से समाज के जो ट्राइबल्स लोग हैं वो लोग इस बात से बड़े गौरवान्वित हैं, या उनके ट्राइबल समाज में, अभी तो मैंने बताया कि ट्राइबल समाज वो है जो कि आपस में सब बराबर हैं, लेकिन बाहरी लोगों से उनके मिलन के बाद खास तौर से मणिपुर के समाज की पीएचडी थीसिस जो मणिपुरी व्यक्ति ही लिखा था कि कैसे वो लोग अपने को ब्राह्मण कहने की कोशिश कर रहे हैं, कि हम जो है कोई भी मणिपुरी समाज का जो ट्राइबल है वो अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कह रहा है कि जो हमारे इलाके में यहाँ के जो राजा थे, जो कानपुर से या उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को हमारे यहाँ लाए, उन ब्राह्मणों से हमारे लोकल माताओं का ब्याह होने के बाद जो बच्चे पैदा हुए वे हम लोग इस ट्राइबल समाज में श्रेष्ठ हैं, ऐसे करके उन्होंने बताया। और कहा कि वहां, अभी मैंने बताया कि ट्राइबल समाज वो है जिसमें कोई सोपानबद्धता नहीं है, किसी प्रकार की हायरार्की नहीं है, लेकिन ये बाद में उनकी हायरार्की वगैरह सब बनती है। ऐसे आप त्रिपुरा के समाज को भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि कैसे बाहर से बंगाली लोग जो हैं, बंगला भाषा बोलने वाले लोग कैसे वहां इंटरवीन करते हैं और कैसे वो समाज बदलता है।
उसी तरह से असम के विभिन्न इलाके, असम का तो पूरा का पूरा आप जब अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि असम में पूरे भारत के विभिन्न इलाकों से लोग जाकर के असम के तमाम गांव में, शहरों में, आपके गुवाहाटी में, उनके तेजपुर में, और तमाम जो आपके ब्रह्मपुत्र के किनारे के जो तमाम इलाके हैं, उन सब में बहुत अधिक आस्था का और विश्वास का इधर के लोगों का वहां पर डोमिनेशन हुआ है। इधर मतलब भारत के। लेकिन जो मौलिक सवाल यहाँ पर है कि ये ट्राइबल को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी क्या रही और ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके बारे में क्या सोचा। तो जो एकदम नए नए लोग वहां पर गए, उनका दृष्टिकोण क्या था? जैसा मैंने बताया कि क्रिश्चियन मिशनरीज उनके बीच में एंटर किए तो सबको क्रिश्चियन बनाना चाहे। बाकी इलाकों में भी क्रिश्चियन मिशनरी भारत के घूमे, लेकिन वहां पर वो उतना क्रिश्चियनाइज भारत को नहीं कर सके जैसे विश्व के बहुत से इलाकों में क्रिश्चियन मिशनरीज का जब आप अध्ययन करेंगे, जैसे फिलीपाइंस का मान लीजिए आप अध्ययन करें, तो फिलीपाइंस एक ऐसा देश है जिसका नाम स्पेन के राजा फिलिप सेकंड के नाम पर पड़ा हुआ है, लेकिन उसका पुराना नाम जो है वो महालिंगम है उस देश का नाम, क्योंकि वहां के लोग शिव के आराधक थे। लेकिन वहां कैथोलिक चर्च के लोगों का जब प्रचार होता है फिलीपाइंस के इलाके में, तो पूरा का पूरा समाज ही जो है वो कैथोलिक समाज हो जाता है। जिन जिन विश्व के इलाकों में कैथोलिक जाते हैं वो वहां के लोकल धर्म में से कुछ बचने ही नहीं देना चाहते हैं। पर ये एक सूचना मैं आपको दे रहा हूं कि वो उन लोगों का इस तरह का आग्रह होता है। अब आप देखेंगे कि अब ये ज्ञान बस ऐसे मैं दे रहा हूं आपको कि फिलीपाइंस से एक इलाका ईस्ट तिमोर का है जो फिलीपाइंस का इलाका था, उन्होंने कहा हम फिलीपाइंस के साथ नहीं रहेंगे, अलग हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग भी क्रिश्चियन है लेकिन एक अलग प्रकार के क्रिश्चियन है, कैथोलिक नहीं। तो बहरहाल ये जो भारत सरकार ने भारत का जो संविधान बना, उस संविधान के अंतर्गत जिसका कि डॉक्टर सत्यपाल ने चर्चा किया कि अनुच्छेद 342 भारत के संविधान का अनुच्छेद 342 बहुत महत्वपूर्ण है, जो ये बताता है, जो डॉक्टर सत्यपाल जी ने कहा कि किस तरह से जवाहरलाल का जो पंचशील प्रोग्राम था ट्राइबल्स के बारे में, वो तो जो था तो था ही था, लेकिन खास तौर से 342 पर बहुत अधिक विचार करने की जरूरत है, जो ये कहता है कि किस तरह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया in consultation with the governor and the lieutenant governor, governors of the states and the lieutenant governors of the union territories, the president of India through a notification will nominate the names of the tribes of that very particular state and union territory. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक नोटिफिकेशन के द्वारा राज्य सरकार के गवर्नर और यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर से कंसल्टेशन करके, अब यहाँ गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर लिखा है तो इसका अंदरूनी अर्थ समझ लीजिएगा कि वहां के चुनाव हुए चीफ मिनिस्टर वगैरह से भी बातें होंगी, या वहां की जो सरकार है वो भी उसमें इन्वॉल्व होगी। और फिर ये जो स्वतंत्र भारत में जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन बताए गए, और इसी के साथ ही साथ जो बताया कि हमारे यहाँ जो अनुच्छेद 14 में संविधान के आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसके बाद आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, आर्टिकल 14 की ही बहुत बड़ी व्याख्या की गई। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के सामने सब लोग समान हैं, राइट, और सभी लोग समान हैं, किसी भी स्थान पर जन्म हो या लिंग हो या धर्म हो, इनके आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के तमाम निर्णय जो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को ध्यान में रख करके किए जाते हैं, उसमें कहा गया कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जाएगा। अगर वर्गीकरण किया जा रहा है तो यह आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है। उसी क्लासिफिकेशन के तहत ऐसे समूहों की पहचान की जाए जो शेड्यूल्ड ट्राइब के समूह हैं या शेड्यूल्ड कास्ट के समूह हैं, या ऐसे समूहों की पहचान किया जाए जो जिन्हें ओबीसी कहा गया, अदर बैकवर्ड क्लासेस कहा गया, उन समूहों की राज्य स्तर पर पहचान की जाए और उनके लिए सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाए। ये जो बातें कही गई,
और उस रिजर्वेशन में कमीशंस नियुक्त हो। हर राज्य में ओबीसी कमीशन बनाया जाए, हर राज्य के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसका ट्राइबल कमीशन बना है, लेकिन वो हर एक राज्य के लिए स्पेशल तौर पर उन समूहों की पहचान की जाए। जैसे उत्तर प्रदेश में भारत की जनसंख्या, माने उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के 7.5% शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग नहीं हैं, जो आपके सोनभद्र और मिर्जापुर वगैरह के इलाके में पाए जाते हैं, कम है। तो उसकी तुलना में थोड़ा कम परसेंटेज करके उनको एमएलए वगैरह के चुनाव में या उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरियों के चुनाव में 7.5% की जो थोड़ा कम उनको रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन बाकी सभी इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, खासतौर से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर 342 अनुच्छेद के अंतर्गत आप देखेंगे कि हर एक राज्य के लिए, बिहार के लिए, आपके राजस्थान के लिए, इवन जम्मू कश्मीर के लिए, या किसी भी राज्य का नाम आप लीजिए, केरल के लिए, गोवा दमन दीव के लिए, पांडिचेरी के लिए, भारत के सभी राज्यों के लिए अलग अलग समयों पर ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी करके उन ट्राइबल्स को आइडेंटिफाई किया कि ये ट्राइब है। और आपको तो ये पता होगा कि स्वतंत्र भारत में ट्राइब को लेकर के कितने बड़े आंदोलन चले। अब आप लोगों से मैं पूछ करके आपके ज्ञान का टेस्ट नहीं लूंगा, मैं बताऊंगा। आप राजस्थान में देखिए कि एक मीणा जनजाति है, मीणा जनजाति को शेड्यूल्ड ट्राइब का रिजर्वेशन मिला हुआ है। वे पढ़े लिखे लोग हैं, और जिसके चलते राज्य सरकार की जो भी रिजर्वेशन की पॉलिसी है और जो केंद्र सरकार की जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है, आईएएस, सिविल सर्विसेज वगैरह की शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी 7.5% की, उसमें मैक्सिमम मीणा लोग कब्जा कर लेते हैं। और इस मीणा लोगों के कब्जा करने का सबसे अधिक क्या बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे गोंड जाति होती है, गोंड जाति ने लगातार ये प्रयास किया कि हमें भी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए, हमें बैकवर्ड क्लासेस का दर्जा दिया गया है। ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग, अब शेड्यूल्ड ट्राइब आपको मिलेगा, इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि आपका एक खास किस्म का मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है, आप अभी पुरानी पद्धति से जी रहे हैं। अब उसमें जो शब्दों का प्रयोग किया गया है ट्राइबल के पहचान के लिए, कि ट्राइबल वो लोग हैं जो गैर ट्राइबल समाज से जिनका इंटरेक्शन बहुत कम हुआ है, और वो लोग अपने पुराना, जो उनका हजारों साल का पुराना का जीवन है, उसमें जी रहे हैं। और उस समूह में, एक इलाके खास में, जैसा मैंने पहले कहा कि वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन सरप्लस के लिए नहीं कर रहे हैं, मार्केट के लिए नहीं कर रहे हैं। ट्राइबल सोसाइटी की एक बहुत बड़ी पहचान है कि वहां एब्सेंस ऑफ मार्केट नहीं है। गैर ट्राइबल सोसाइटी में मार्केट है, वस्तुएं सरप्लस प्रोड्यूस हो रही हैं, मार्केट में जा रही हैं, उससे लोग लाभ कमा रहे हैं, लाभ कमाने वाले लोग जो है समाज पर डोमिनेंट हो रहे हैं। तो इस तरह से, अब मैं गोंड समाज के लिए नहीं कोई कमेंट्री नहीं कर रहा हूं कि उनको ट्राइबल दर्जा मिले चाहे ना मिले, इसके लिए वो लोग संघर्षरत है, मैं आपको सूचित कर रहा हूं। इसी तरह बिहार में भी तमाम ऐसी जातियों के लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई, हमको ट्राइबल का मान्यता मिलना चाहिए। तो जो गुजर जाति के लोग हैं, जैसे गुजर नाम आपने सुना होगा, जो कि आपके राजस्थान का जो उप मुख्यमंत्री एक गुजर पायलट जो टाइटल लिखते हैं, जो गुजर जाति के लोग कहते हैं कि हम लोग तो जंगल में ही रहने वाले लोग थे, हम लोग को ट्राइबल का दर्जा मिले। अब हम तो कोई जज है नहीं बैठे हुए कि हम जज करेंगे, लेकिन आप देखिए कि गुजर लोग राजस्थान में रह रह करके बहुत अधिक लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तमाम रेलवे की पटरियों पर बैठ जाना, उनको जो है रेलवे ना आना, फिर बाद में किसी तरह से उनका एक कोई लेफ्टिनेंट कर्नल भैंसल या ऐसे कुछ नाम है जो पूरा आंदोलन करते हैं ट्राइबल लोगों का। तो ये एक बहुत ही जानने और समझने की बात है कि ये ट्राइबल लोग कौन हैं, ट्राइबल लोगों के लिए भारत सरकार ने क्या किया गया, पूरे भारत ने कैसे उनके बारे में सोचा। और इस संदर्भ में जो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि किस तरह से भारत में विभिन्न अवसरों पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैसे जो है वो जारी किए वो सब तमाम आदेश। जैसे अब ये सब करके मैं बहुत समय नहीं दूंगा, ये ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल है आप लोगों को। जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश,
असम, बिहार, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, ये इतने जितने राज्यों का मैंने नाम लिया, इनके बारे में बता रहे हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल्ड ट्राइब का जो एक ऑर्डर आता है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 350 आर्टिकल 342 के तहत वो ऑर्डर होता है, ऑर्डर जो है वो 1950 का ऑर्डर है, जिनमें आइडेंटिफाई करके बताया जाता है कि भाई इन इलाकों में ये ट्राइब्स हैं। इसी तरह से बहुत आप समझिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करीब 17 ऑर्डर जो है होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। जो 17वां ऑर्डर जो है वो आपके पांडिचेरी के संदर्भ में, और ये 1989 का ऑर्डर है, और ये ऑर्डर जो है वो 20/12/2016 का है, जिसमें पांडिचेरी के शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को पहचान किया जाता है। इस तरह से तमाम राज्यों के, अब जैसे केरल के, छत्तीसगढ़ के, अरुणाचल प्रदेश के, बिहार के, असम के, आंध्र प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, जम्मू कश्मीर के दो ऑर्डर पास होते हैं। एक 1969 का ऑर्डर होता है, एक 1991 का ऑर्डर होता है। फिर उसके बाद मेघालय के, सिक्किम के, नागालैंड के अलग अलग सब ऑर्डर पास होते हैं। 1950 के ऑर्डर के अलावा 1967 का ऑर्डर, 62 का दादर नगर हवेली का ऑर्डर, 67 का उत्तर प्रदेश का, और कुछ ऐसे जनजाति जैसे यूनियन टेरिटरी हैं या स्टेट है ये हैं जिनमें ट्राइबल्स के लिए कोई ऑर्डर नहीं, जैसे दिल्ली में कोई ऑर्डर नहीं हुआ है, दिल्ली की कोई ट्राइबल सोसाइटी नहीं डिक्लेयर हुई है। बहरहाल जहां पर ट्राइबल सोसाइटी नहीं होंगी तो नहीं डिक्लेयर किया होगा। तो इस तरह से ये सभी जो संदर्भ मैंने आपके सामने रखा कि किस तरह से ये ट्राइबल सोसाइटी के पॉलिसी बनी, और ट्राइबल सोसाइटी की चर्चा करते समय ये बात भी बहुत जरूरी जानना चाहिए कि ट्राइबल सोसाइटी को इंटीग्रेट करना पूरे भारतीय समाज में, जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि भारत में राज्यों का विलय होता है, उनका इंटीग्रेशन होता है, तो आप देखेंगे कि 1947 में जो तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट चल रही, चर्चाएं चल रही, कैबिनेट मिशन के सामने जो तमाम बातें होती हैं, उसमें बहुत से ट्राइबल लोग हैं। जैसे आप देखें हॉकी के खिलाड़ी, एक झारखंड के तेज सिंह का नाम आता है, जो बहुत माने वर्ल्ड के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे, और उन्होंने अंग्रेजी राज्य के दौर में गोल्ड मेडल वगैरह हॉकी के माध्यम से प्राप्त किया, जिनको कि हिटलर ने भी बहुत सम्मान दिया। तो उनके सामने ये प्रश्न रखा गया कि भाई क्या झारखंड को भारत के साथ जोड़ा जाएगा या आप अलग रहना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, हम भारत के साथ रहेंगे। उसी तरह से आप देखेंगे कि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर विदेशी हस्तक्षेप के माध्यम से बहुत लंबे समय तक वो इलाके भारत के साथ मिलने के बजाय कुछ विदेशी इन्फ्लुएंस के माध्यम से वे लोग भारत से मिलने में, उनके कुछ नेता विदेश में रहे। जैसे इसमें खास तौर से नागालैंड के बारे में आपको जानना चाहिए। नागालैंड और मिजोरम, ये दो इलाके ऐसे हैं जहां के जो नेता थे, ललडेंगा थे और इधर फिजो वगैरह थे, ये लोग बहुत, इसमें क्लास के विद्यार्थियों को जानने में कोई एतराज नहीं है कि कैसे चाइना का जो इन्फ्लुएंस इन लोगों पर था, और चाइना के इन्फ्लुएंस से ये लोग स्वतंत्रता की मांग बड़े लंबे समय तक करते रहे। जब भी भारत का कोई नेता जैसे मोरारजी देसाई गए, विदेश में प्रधानमंत्री हैं, इंग्लैंड गए तो उनसे बातचीत किए। लेकिन भारत चूंकि एक फ्रीडम मूवमेंट के गर्व से पैदा हुआ देश है, एक आजादी की लड़ाई से हिंदुस्तान की जनता में इतनी बड़ी ऊर्जा पैदा हुई है, इतनी बड़ी ताकत पैदा हुई है कि वह उस ऊर्जा के बल पर अब भारत में कोई कहे कि हम आपसे अलग कर लेंगे। जैसा कि आपने देखा कि इंटरनेशनल सिनेरियो में अभी यूक्रेन के बारे में आपने देखा कि यूक्रेन का ईस्टर्न पार्ट का जो रिपब्लिक्स हैं, 2 रिपब्लिक्स हैं, उन रिपब्लिक्स के बारे में जो है उन्होंने कहा कि भाई इसको अलग कर देंगे। और इस पर की जो आप देखें कि सोवियत यूनियन ने उनको कह दिया कि हम उनको मान्यता देते हैं, और उस मान्यता देने में वहां की खुद की जनता बड़ी खुश भी हुई कि नहीं, हम स्वतंत्र रहेंगे। मैं ये संदर्भ इसलिए बता रहा हूं कि जब आप एकदम अत्याधुनिक संदर्भ से अपने देश के ट्राइबल पॉलिसी को समझेंगे और ट्राइबल अफेयर्स को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। आज भारत में जिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू 1950-52 के बाद से इतने इलेक्शंस हुए, उन इलेक्शंस के माध्यम से हर इलाके में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स कायम हुई, ट्राइबल इलाकों में भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स कायम हुई,
और वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ट्राइबल इलाके की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी कई बार, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न हिल जो पॉलिटिकल पार्टी है मणिपुर की, या आपके नागालैंड की जो लोकल पॉलिटिकल पार्टी है वो पावर में आई। लेकिन उन्हीं के साथ जो नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब इधर के आप सिनेरियो को देखेंगे तो देखेंगे बीजेपी का जो है उधर बहुत अधिक होल्ड होता जा रहा है। बीजेपी जो कि एक खास तौर से पूरे भारत के एक एकीकरण के संदर्भ में उनका अपना एक स्टैंड है। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसका भी भारत के संदर्भ में एक इंटीग्रेशन के संदर्भ में बहुत बड़ा उनका स्टैंड है। तो ये जो एक प्रक्रिया डेमोक्रेसी के थ्रू, भारत का डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू जो इंटीग्रेशन हो रहा है, और उस प्रोसेस में जो तमाम प्रकार के जो ट्राइबल इलाके हैं, उन सभी ट्राइबल इलाकों को किस तरह से एक भारत का जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, उस पॉलिटिकल प्रोसेस में डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू उनको जोड़ा जा रहा है। न केवल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस, बल्कि भारत एक अपने आप में जो बाजार है, एक जो मार्केट है, जो पूरे भारत के लेवल पर सामानों का आदान प्रदान हुआ, ट्राइबल इलाके के सामान गैर ट्राइबल इलाकों में, गैर ट्राइबल इलाकों के सामान ट्राइबल इलाकों में, लोगों का आदान प्रदान, जाना, ट्रक आना, सामान आना, इन सब के माध्यम से एक जो संबंधों का जाल होकर के खड़ा हुआ है, वो जो नेशनल इंटीग्रेशन को करता है। तमाम ट्राइबल इलाके के लोग इंडियन आर्मी में बड़ी पोजीशंस पर बैठे हुए हैं। इवन आईएएस ऑफिसर्स भी ट्राइबल इलाके से बहुत से लोग आ रहे हैं। भारत के विभिन्न इलाकों में जो कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर वो लोग नियुक्त होते हैं। तो इन सब परिप्रेक्ष्य से आप ये भी बात देख सकते हैं कि भारत के यूनिटी और इंटीग्रिटी में भारत सरकार की जो ट्राइबल पॉलिसी है वो किस तरह से एक तरह के मदद ये किया कि भाई उनको स्पेशल दर्जा दे करके स्पेशल ढंग से उनको ट्रीट किया जाए, उसमें शिक्षा वगैरह की व्यवस्था स्पेशल किया जाए। जैसा कि शिक्षा की व्यवस्था, हाँ आलोक बताइए, मैं क्लास में हूँ, बोलिए। हाँ हाँ, शशि सर देंगे, और कहिएगा उनसे पेमेंट लेके और रसीद हमको दे देंगे, भेज देंगे, ये भी करिएगा। ठीक है। तो किस तरह से भारत में जो ये पॉलिटिकल प्रोसेस या इकोनॉमिक प्रोसेस या एक खास तौर से मार्केट के डेवलपमेंट का प्रोसेस और पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू कैसे इंटीग्रेट हो रहा है, ये बात भी ट्राइबल पॉलिसी के अंतर्गत जानने की है। और ये बात जान करके आप इस बात को समझ सकते हैं कि कैसे जो है ये पूरा का पूरा इलाका भारत के साथ इंटीग्रेट होकर के खड़ा हुआ। और भारत में एक जमाना था, एक समय था, जिस पर कि रामचंद्र गुहा ने इसको लिखा, आप लोग देखिएगा कि कैसे जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी के साथ पहुंचते हैं आपके ये क्या कहते हैं कि नागालैंड में पहुंचते हैं, और नागालैंड में पूरी जनता को एड्रेस करते हैं, और वहां के नागा लोग उनको सुनने आते हैं। अब ये हमें लगता है 50s के प्रारंभ की बात होगी, 52 53 की बात होगी, एग्जैक्ट डेट आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरह से जवाहरलाल जब पूरा एड्रेस करते हैं तो पूरी जनता जो है वहां की खड़ी होकर के उनको सुनती है बैठ के नागा के। लेकिन जैसे जवाहरलाल अपनी स्पीच खत्म करते हैं, वैसे ही पूरी नागालैंड की जो भी जनता वहां सुनने आती है वो एकदम पीछे मुड़ करके चली जाती है, और अपने पीछे का जितना कपड़ा पहने रहते हैं वो सब निकाल देते हैं वो लोग। मैंने एक तरह से जवाहरलाल को अपमानित करते हैं, और अपमानित करके वो बताते हैं। और जब उसमें रामचंद्र गुहा ने लिखा है कि इंदिरा जी कह रही हैं कि बाबू ये लोग तो जा रहे हैं, तो जवाहरलाल उनसे कह रहे हैं हाँ बेटी मैं देख रहा हूं ये लोग जा रहे हैं। मतलब किस तरह से पूरा नागालैंड एक ऐसा परिप्रेक्ष्य, एक ऐसा इलाका था जिसको इंटीग्रेट करने में, उसको भारत के साथ जोड़ने में बड़ा तरफ से बहुत बड़ा प्रयास किया गया। और अगर इतना प्रयास न किया गया होता, इतने ट्राइबल पॉलिसी बना करके, उनको एकमोडेट करके, उनको एक खास ढंग से ऑटोनॉमी दे करके, उनकी पहचान करके, उनकी जनजातियों की पहचान करके। और आपको मैं एक बात सच्चाई बता रहा हूं, इससे भी आप परिचित हुए कि वहां की जो जनजातियां हैं वो सब आपस में एक नहीं है। ये भी एक तथ्य जानिए आप, वो सब आपस में लड़ती रहती है, भयंकर लड़ाइयां होती हैं।
और उन सब की लड़ाइयों का मध्यस्थता कौन करता है अगर आप पूछेंगे तो आप पढ़िएगा तो पता लगेगा। मुझे भी पता है ये बात, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि उन सब की तमाम लड़ाइयों की मध्यस्थता भारत की सेना करती है। उन सभी इलाकों में भारत की सेना जो है, और खासतौर से जवाहरलाल नेहरू तो बड़ा स्पेशल कानून भी बनाए हैं, जो आज भी कानून बना हुआ है, 58, 59 का कानून है, जो एक खास इन सब इलाकों में, और जम्मू कश्मीर में भी वो कानून बना हुआ है। उसको कहते हैं कि आर्मी के कैप्टन के लेवल का कोई अधिकारी अगर किसी भी ऐसे टेररिस्ट का पीछा करते हुए अगर उसे गोली मार देता है तो उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। वो स्पेशल जो ये इलाके हैं इनके प्रोटेक्शन का एक एक्ट बना हुआ है जो मैं आपको सूचित कर रहा हूं। और ये बातें उन्होंने तब का, ये जवाहरलाल के माइंड का उपज था। जवाहरलाल का कहना था कि यहां पर अगर अलगाववाद की बात करेगा तो पेड़ के एक एक पत्ते पर, एक एक डाली पर मैं सैनिक बैठा दूंगा और ये इलाका भारत से अलग नहीं होने दूंगा। ये बात मैं दोबारा भी कह रहा हूं कि किस तरह से चाइना ने खास तौर से इस इलाके को प्रभावित करने का प्रयास किया, लेकिन ये थैंक्स टू द इंडियन पॉलिसी मेकर्स, थैंक्स टू द मेच्योर इंडियन गवर्नमेंट्स स्टेप्स which kept all these areas intact, and thanks to श्रीमती इंदिरा गांधी, मैं कहना चाहूंगा इंदिरा गांधी को भी एक संदर्भ से अलग हट करके मैं थैंक्स दूंगा कि जिस तरह से इंदिरा गांधी ने भारत को न्यूक्लियर वेपन से इक्विप किया और फिर दोबारा न्यूक्लियर वेपन से, आप देखते हैं जिसको कहते हैं कि बुद्धा इज स्माइलिंग करके अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उस समय, जो पोखरण द्वितीय होता है, इससे आप एक ऐसी ताकत से युक्त हैं कि भाई आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपने देश में लोगों को जोड़ के रखे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं हम आपसे अलग होना चाहते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई आप हमारे देश के अंग हैं, आप कहीं चले जाइए छोड़ करके, वो इलाके और वहां की भूमि और वहां के लोग भी वो हमारे हैं, आप हमारा इलाका लेकर के आप कहीं और नहीं जा सकते। जैसे सिक्किम को देखिए, सिक्किम में अगर आप विजिट करें, मैं गया हूं सिक्किम में, गंगटोक जाइए, पूरा का पूरा इलाका एक ट्राइबल आपको दिखाई देगा और सिक्किम के लोग एक खास ढंग से एक मोनार्की के अधीन थे और उन लोगों ने 1973-74 में भारत के साथ ज्वाइन किया, विलय कर लिया वहां के मोनार्की के खिलाफ, वहां का जो राजा था उसके खिलाफ। अब आज सिक्किम भारत का एक अभिन्न अंग बना हुआ है। अब अगर कोई व्यक्ति वहां से कहे कि हम सिक्किम हम अलग होना चाहते हैं, तो ये भारत के संविधान की जो पूरी की पूरी जो तमाम धाराएं हैं उसमें कहीं ये नहीं है कि भारत से कोई सिसीड कर सकता है, भारत से कोई अलग हो सकता है। भारत में मिल तो सकते हैं आप, लेकिन जैसे ही मिल गए तो आप भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे अमेरिका के फेडरेशन में आप जुड़ तो सकते हैं, लेकिन अमेरिका इतना उदार होने के बावजूद भी उसका कोई राज्य कहे कि हम अलग रहना चाहते हैं, हम लोग फेडरेट किए हैं, तो अमेरिका संविधान की स्पिरिट को आप देखेंगे, पूरी अमेरिका की जो कलेक्टिव स्पिरिट है वो अमेरिका से कोई अलग नहीं हो सकता है। यद्यपि आप इसी कंट्रास्ट में ब्रिटेन को देखें, ब्रिटेन में एक दूसरी बात दिखाई देगी, मैं बस ऐसी जानकारी के लिए बता रहा हूं। ब्रिटेन में भी हाल में स्कॉटलैंड वगैरह के लोगों ने कहा कि हम अलग रहना चाहते हैं, तो अब आप देखिए इसका बाकायदा ब्रिटेन में उसका एक रेफरेंडम हुआ और स्कॉटलैंड की मेजॉरिटी जनता ने कहा कि नहीं हम ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहेंगे। मतलब इंग्लैंड, वेल्स और जो उनका आयरलैंड का इलाका है, जो नॉन जिसे कहा जाए कि नॉर्दर्न सदर्न आयरलैंड का इलाका, वो सब के सब लोग मिलकर जो ग्रेट ब्रिटेन बनाए हैं उसमें अगर ठीक है, फिर स्कॉटलैंड के लोगों का नहीं के साथ रहेंगे। और मामला क्या उलझा था कि ब्रिटेन ने कहा था कि हम यूरोपियन जो उनका जो कॉमन मार्केट है उसके मेंबर नहीं होंगे। यूरोप के कॉमन मार्केट के मेंबर ब्रिटेन ने, इसको लेकर के उनके देश में बड़े कंट्रोवर्सी चले तो उन्होंने बाकायदा रेफरेंडम कराया। हमारे देश में हम लोग इतना उदार नहीं है कि हम अपने यहाँ रेफरेंडम करके किसी को कहें कि आप हमारे यहाँ रहेंगे कि जाएंगे, हम नहीं ये सब लागू करेंगे। हम कहेंगे हमारे देश में आप आ गए हैं, ये हमारा देश है। जम्मू कश्मीर महाराजा गुलाब सिंह ने खरीद करके भारत के साथ उनके आने वाले वंशज जो क्या नाम है हरी सिंह ने दे दिया, भारत के साथ विलय कर दिया। अब भारत के साथ विलय कर दिया तब इस पर यह बात कोई नहीं कर सकता है कि क्या ये अलग हो सकता है, कभी नहीं अलग हो सकता है। अब तो भारत के संविधान में आप जानते हैं कि अनुच्छेद 35A अनुच्छेद 370 को समाप्त करके जिस तरह से रूप ग्रहण किया गया, वहां के जो ट्राइबल इलाके बनाए गए, लद्दाख का एक ट्राइबल इलाका, जम्मू कश्मीर का ट्राइबल इलाका, ये बातें मैं संदर्भगत बता रहा हूँ। ट्राइबल इलाका क्या, इस ट्राइबल इलाका शब्द तो मैं नहीं कहूंगा, ये तमाम यूनियन टेरिटरी बनाए गए, उनमें तमाम ट्राइबल्स को आइडेंटिफाई किया गया। और अब तो भारत ये भी
हम नहीं कह रहे हैं कि ऐसा प्लान करें, लेकिन वो तमाम इलाके जो एक खास एक्सीडेंट में 1948 में पाकिस्तान जो आज भी ऑक्युपाई किया है, कल भारत में अगर कोई ऐसा पुतिन जैसा कोई नेता आ जाए तो ये कह सकता है कि भाई ये इलाका तो हमारा है, ये तो हमारा गुलाब सिंह का इलाका है, गुलाब सिंह ने इसको लिया था, महाराजा रणजीत सिंह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिया, उनसे 60 लाख में खरीदा था, तो ये तो हमारा हुआ इलाका। बहरहाल ये सब हमने आपको बस एक चर्चा के लिए संदर्भ जोड़ा है, मैं कोई यहाँ पर कोई स्लोगन कोई नारा नहीं दे रहा हूँ। तो इन्हीं सब बातों के परिप्रेक्ष्य से मैं ये कह रहा हूं कि ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि भारत में ट्राइबल पॉलिसी क्या रही और उस ट्राइबल पॉलिसी के परिप्रेक्ष्य को विभिन्न इलाकों के संदर्भ में बड़ी माइक्रो स्टडी करके, एक लोकल लेवल पर स्टडी करके ये बात को जानने की कि वहां क्या हो रहा है। फिर झटके में ही मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत के जितने ट्राइबल इलाके के लोग हैं, या आप सभी बच्चे जो 20-22 साल के बच्चे हैं, या जो हमारी बात और भी लोग जो सुनेंगे, कि किस तरह से ट्राइबल इलाका जो है वो पूरे इंडिया के रेस्ट ऑफ द इलाका का लेबर सप्लायर है, और किस तरह से वहां की महिलाओं के साथ खराब व्यवहार होता है। दिल्ली के घरों में अगर आप इंक्वायरी करेंगे तो पंजाब के घरों में वो सब ट्राइबल इलाके के लोग उनके यहाँ सस्ता लेबर का काम कर रहे हैं। उनके साथ अभी जिस तरह से और अच्छा व्यवहार होना चाहिए वो सब नहीं हो रहा है। ये सब बातें भी केरल की तमाम ट्राइबल इलाके की तमाम लड़कियां किस तरह से मिडिल ईस्ट वगैरह में वो जाती हैं, कैसे बंबई से उनको माइग्रेट कराया जाता है, ये सब भी एक खास सच्चाई है जिसको कि आपको जानना चाहिए। और इस पर भी एक खास पब्लिक ओपिनियन बननी चाहिए कि नहीं भाई, जो उनका भी एक खास ढंग से अधिकार है कि शिक्षा प्राप्त करें, और उसके बाद फिर अगर वो रोजगार सरकार दे रही तो दे रही है, नहीं तो उनके पास भी इतना फाइनेंस की व्यवस्था होनी चाहिए कि वो ऐसे मजबूर होकर के तमाम विदेश के, सऊदी अरेबिया के, यमन के और तमाम देशों में जाकर के विभिन्न प्रकार के गलींज काम, अमानवीय काम कर रहे हैं वो लोग। बहरहाल इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर सत्यपाल जी को धन्यवाद, और भैया को भी धन्यवाद जो ज्वाइन किए हैं, और बहुत धन्यवाद, थैंक्स वेरी मच। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात यहीं समाप्त करता हूँ। ठीक है सत्यपाल जी? हाँ, तो सतपाल जी यही क्लास समाप्त करते हैं फिर, ठीक है? बात करेंगे सर, और जो मूवमेंट वाला जब करना चाहे हमारा इसके ऊपर बात करेंगे सर, ठीक बात, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों को बहुत धन्यवाद।